लगा साइड लगा साइड लगा। क्या हुआ? दिल्ली में एक ऐसा सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया है जिसकी दरिंदगी की दास्तां सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। साल 2008 दिल्ली। जिस वक्त पे हम सब टीवी पे क्राइम स्टोरीज देखा करते थे, तो ठीक उसी वक्त एक 15 साल का लड़का रियल लाइफ में अपनी पहली शिकार की तलाश कर रहा था। वो दिल्ली के झुग्गियों में ऐसे घूम रहा था जैसे पानी में मगरमच्छ, बिल्कुल शांत और चौकन्ना। उसका नाम था रविंदर कुमार। Ravinder Kumar was arrested in July for a 6-year-old girl. ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जिसने 7 साल तक बिना रुके, बिना डरे करीब 25-30 से ज्यादा मासूमों के साथ बुरी हरकत की, फिर उनको खत्म भी कर दिया। और सबसे खौफनाक और घिनौनी बात कि खेलते कूदते बच्चे उसके लिए शिकार होते थे, जिन्हें वो अक्सर पहले कर देता और फिर उनके बॉडी के साथ अपना घिनौना भूख मिटाता था। I mean, कैसे कोई इंसान इतना मॉन्स्टर बन सकता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई किसी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करे, उसका गला चुनो और फिर पुलिस के सामने इतनी ठंडक से कहे कि हाँ मैंने ही किया और अगर मौका मिले तो मैं दोबारा भी करूंगा। ये कहानी है रविंदर कुमार की। एक ऐसा नाम जो दिल्ली के गलियों में किसी आम आदमी की तरह घूमता था। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा अगर आप मेट्रो के भीड़ में देखें तो शायद पहचान भी ना पाए, पर उसके अंदर एक ऐसा दरिंदा छुपा था जिसका काम ही था बच्चों का शिकार करना। कौन था ये रविंदर कुमार? इसके दिमाग में आखिर चलता क्या था और इसने इतने सारे कत्ल आखिर अकेले कैसे किए? चलो जानते हैं उस दरिंदे की कहानी को जो 7 साल तक दिल्ली की गलियों में मौत बनकर घूमता रहा। रविंदर अपना पहला शिकार 2008 में करता है, जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसने बताया कि उसने एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसमें विलन बच्चों को मार के उनके साथ गलत काम करता था। बस वहीं से उसके दिमाग में फिट हो गया बच्चों पे अत्याचार करना ताकि कोई जल्दी पकड़ भी न सके। उसका पहला शिकार एक मासूम बच्चा था। ठंडी रात, पुराना मकान और एक अकेले सोता हुआ बच्चा। वो पहले डर जाता है मगर वो फिर डिसाइड करता है कि अगर आज नहीं तो कब। और उस रात उसने अपनी जिंदगी का पहला किया। उसका विजन बहुत ही सिंपल एंड क्लियर था। गरीब बच्चे, जब उनके माँ बाप मजदूरी पे जाते थे और बच्चा अकेले खेलता रहता तब वो वहाँ पे जाता था, या फिर रात को झोपड़ी में, कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी खाली बिल्डिंग में सोते हुए बच्चे को टारगेट करता था। रविंदर पहले छुप कर देखता और देखते ही देखते दिमाग में एक प्लान बनाता कि कब उसे उठाना है, कहाँ उसे ले जाना है और क्या क्या करना है। एवरीथिंग। उसने बताया कि मैं ऐसे बच्चों को चुनता था जिसे कभी कोई खोजने ना आए, मतलब काफी गरीब परिवार के लोगों को चुनता था जो अगर एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो उनके घर शाम का चूल्हा न जले, ऐसे लोगों को चुनता था। पुलिस के फाइल्स में कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स भी थी, पर उस कंप्लेंट में मोस्टली गरीब मजदूरों के बच्चे थे। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको कुछ बताने की भी जरूरत है कि उन कंप्लेंट्स के साथ क्या हुआ होगा, उन पर कितनी कार्रवाई की गई होगी। और इन लोगों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई मीडिया ट्रायल हुआ और ना ही किसी नेता और मंत्री पर दबाव बनाया गया। रविंदर हर क्राइम के बाद उस जगह को छोड़ देता था। वो कभी नोएडा भाग जाता था, तो कभी रोहिणी, तो कभी बहादुरगढ़। पुलिस को भी शुरू में लगा कि ये शायद एक आध मिसिंग केस है, कोई सीरियल वाला मामला नहीं है। और इसी साइलेंस ने उस शैतान को और हिम्मत दी। और जब एक पत्रकार ने उस रविंदर से पूछा कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो रविंदर मुस्कुराता है और बोलता है, मैं इंसान नहीं और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं क्या हूँ। बस जब बच्चा देखता हूँ तो कुछ कंट्रोल नहीं होता मेरे अंदर, मेरा ब्लड फ्लो बिगड़ने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, उसने ये कॉन्फेस किया कि अगर उसका नसबंदी करा दिया जाए तो शायद वो रुक जाए और अपनी नसबंदी करवा लूंगा और फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मतलब अपनी बीमारी उसने मानी भी, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। साल 2008 के बाद एक ऐसा क्राइम होता गया। बच्चे गुम होते गए, कभी सोता हुआ बच्चा, कभी कोई खेलती हुई बच्ची, कभी स्कूल जाता हुआ बच्चा गायब होते रहते थे। वो अक्सर उन्हें पहले देता था ताकि वो चिल्लाए ना, और फिर अपनी दरिंदगी की भूख मिटाता उन लाशों के साथ। बच्चा सो रहा होता था अपनी मम्मी के साथ,
उनको उठा लेता था सर। पहले मार देता था, फिर उसके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। मतलब तुम एक लाश के साथ गलत काम करते हो? हाँ सर। और फिर बॉडी को किसी गटर में या नाला में या किसी हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में फेंक देता था। पुलिस ऑफिसर का बोलना था कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं मिलता था, ना कोई सीसीटीवी, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना कोई डीएनए ट्रेस और ना ही कोई आई विटनेस। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मिसिंग रिपोर्ट्स आते थे। उन्हें कौन ले गया, कहां ले गया, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और क्योंकि गरीब परिवार कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे, अच्छे लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उस रविंदर को और सह मिल जाती थी और बल मिल जाता था। सिस्टम मजबूर और रविंदर मजबूत होता जा रहा था। रविंदर के माँ बाप मजदूरी का काम करते हैं और उसके पड़ोसी के अकॉर्डिंग रविंदर अकेला रहता था। वो बड़े ही शाई नेचर का था, कभी कभी ड्रग्स पी लेता था जैसे व्हाइटनर एंड ऑल। दारू पी रखी थी मैंने, और ये सुलोचन जो टिप होती है इसका फ्लूइड का नशा करता था सर मैं दारू पीने के बाद। लोगों का कहना था कि वो बड़ा ही शांत लड़का था, किसी से बात तक नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर प्लानिंग, रेज और सेक्सुअल फैंटेसी की लावा फूटता था। रविंदर ने पुलिस को बताया कि उसने निठारे सीरियल किलर का केस भी सुना था। सुरेंद्र कोहली के बारे में जानते हो? क्या जानते हो, कितना जानते हो? सर उसके बारे में सिर्फ यही सुना था कि वो बच्चों को लाता था, उनको मार देता था और उनका मीट बना के खाता था। उसने ये बोला कि मैंने कभी इंसानी मांस नहीं खाया, बस मैंने बच्चों को मारा। करीब 7 साल तक दिल्ली के गलियों में एक दरिंदा बच्चों के साथ शिकार करता रहा। पर साल 2015 की एक सुबह उसने एक गलती कर दी। उसने एक बच्ची को स्कूल जाते वक्त रोका और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दिल्ली पुलिस को एक कॉल आता है कि मेरी बेटी घर नहीं लौटी है, आप प्लीज उसे ढूंढ दें। पुलिस को पहले लग रहा था कि ये एक रूटीन मिसिंग केस है, पर जैसे ही क्राइम स्पॉट पे पुलिस पहुंची, मानो उनकी सांसें अटक गई हो और वहां उन्हें एक 9 साल की बच्ची बॉडी मिलती है। वो खून से लथपथ थी, उसके शरीर के कपड़े गायब थे और ये देखते ही अचानक से एक पुलिस ऑफिसर कुछ रिकॉल करता है और तब उसे याद आता है कि जब वो 2nd फ्लोर पर गया था तो वहां पे स्ट्रगल के कुछ निशान थे और नीचे बच्ची की बॉडी पड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई थी, मानो जैसे डर का आखिरी पल उसके रूह से चिपक गया। वहाँ के क्राइम सीन से पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ पीले कागज मिलते हैं। उस पर नाम था सनी का। एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला और 8 बिल्टी पेपर मिले, तो वो हमने देख के वो देखा तो सन्नी के नाम के थे, तो हमारे को फिर ध्यान में आया कि सन्नी को तलाश करा। अब पुलिस सनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन सनी उस वक्त पर हॉस्पिटल में था और वहाँ से पता चला कि रविंदर सनी का हेल्पर था और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। और फिर पुलिस जब सनी के घर पहुंची तब जाकर वहां से रविंदर का असली एड्रेस का पता चला। फिर उसके माँ बाप को ढूंढा गया, उनसे पूछताछ की गई, रविंदर के फोन को ट्रैक किया गया और मामला को थोड़ा टाइट किया गया और फिर रविंदर पकड़ा जाता है। और उसके बाद पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की। इंट्रोगेशन के दौरान रविंदर पहले चुपचाप रहा, फिर धीरे धीरे वो टूटता गया और फिर उसने सब कुछ कॉन्फेस किया कि हाँ ये सब मैंने किया और ये कोई पहली बार नहीं किया, मैंने पहले भी ऐसे क्राइम किए हुए हैं। फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि बस इसने 2-3 केस किए होंगे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो मानो वो लिस्ट की लाइन लगा दी। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई रूटीन ड्यूटी बताता हो, ना कोई दर्द, ना कोई शर्म और ना कोई झिझक और ना ही उसके चेहरे पर कोई पछतावा थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल कोल्ड। रविंदर के क्राइम का पैटर्न बहुत ही सिंपल था। मोस्टली रात को या फिर सुबह सुबह वो एक्टिव होता था। वो अकेला बच्चा देखता था, उन्हें 10 का नोट, चॉकलेट या बिस्किट का लालच देता, फिर उसे पकड़कर उसे खाली बिल्डिंग या किसी खंडहर की तरफ ले जाता। कभी कभी वो उनके साथ पहले गलत काम करता, फिर उनका कत्ल कर देता और कभी कभी उनका कत्ल करने के बाद उनके साथ गलत काम करता। रविंदर का बोलना था कि वो ये सब एक मूवी देखकर कर रहा था, कि मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी जिसमें विलन बच्चों को मारता था और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता था और यही चीज उसके दिमाग में बैठ गया था। उसके इस कोल्ड कॉन्फेशन को सुनकर पुलिस वाले भी हिल गए थे। मतलब इतना कोल्डनेस के साथ वो सब कुछ कॉन्फेस कर रहा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये कोई आम बात है।
और जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट का बोलना था कि इसके खिलाफ ना ही कोई डीएनए सबूत है और ना ही कोई आई विटनेस है, तो इसी कारण इसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। जबकि उसने 30-35 मासूमों के साथ की गई हैवानियत को खुद कबूला था ऑन रिकॉर्ड, और उसमें से कईयों के बॉडी तक नहीं मिले थे और उनके माँ बाप शायद आज भी चौखट देख रहे हैं कि शायद वो लौट आए। और इसके बावजूद भी उसका केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं था। अकॉर्डिंग टू कानून, अकॉर्डिंग टू लॉ, सिस्टम इतना वीक है कि जज के हाथ भी बंधे हुए। 30-35 में से कुछ ही केसेस में वो कन्विक्ट साबित होता है। और एक और बात हम सबको समझनी होगी कि जब तक सिस्टम गरीब की आवाज नहीं सुनेगा, रविंदर जैसे लोग समाज में बनते रहेंगे, पनपते रहेंगे। हमें प्रूफ चाहिए, पर झुग्गियों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, उन्हें कोई अच्छा लॉयर नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते साल्वे जैसे वकील को हायर करने के लिए, और ना ही किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्हें जगह मिलती है। और फिर जब प्रूफ नहीं मिलता तो ऐसे लोगों का और भी बल बढ़ जाता है और फिर जज भी मजबूर हो जाता है। कई सारे फैमिलीज शायद अभी भी कोर्ट की डेट देख रहे हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि सिस्टम का मॉन्स्टर शायद रविंदर से भी बड़ा है। और आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप सिस्टम और रविंदर जैसे लोगों के लिए कमेंट में जरूर लिखें। ये थी आज की स्टडी।